नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल की। इसके पहले वाले सेशन में हमने बहुत अच्छे से कंसेप्ट को सीखा, मेथड को सीखा कि कैसे हम किसी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की उसकी पूरी कंडीशंस देखी, कंसिस्टेंसी का मीनिंग सीखा, लेते हैं उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। अब यहां यदि बात की जाए, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एंड फाइंड द सोल्यूशन इफ एग्जिस्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो सिस्टम हमको गिवन है, इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी को चेक करना होगा। और किसी सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करने का हमने तरीका सीखा है, अभी बात करते हैं। और कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद यदि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना होगा, उस सिस्टम का सोल्यूशन निकालना होगा। यदि सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है तो सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि किसी सिस्टम की कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या हुआ कि यदि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल आ जाए तो हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा। और यदि दोनों अनइक्वल है तो सिस्टम उस केस में कंसिस्टेंट नहीं होता है। क्लियर? अब यदि कंसिस्टेंट है और दोनों की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाए तो हम कहते थे कि आपका सिस्टम जो है वो यूनिक सोल्यूशन देगा। और यदि दोनों की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए तो हम कहेंगे कि उस सिचुएशन में हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन पे जाएगा। अब देखते हैं दोनों में से कौन सी कंडीशन हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। तो स्टेप नंबर 1 सोल्यूशन की हम ले लें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिस्टम या मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अ सिस्टम। अब देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या करें, इक्वेशन हमारे पास है x plus y plus z is equal to 3, x plus 2y plus 3z is equal to 4, x plus 4y plus 9z is equal to 6। तो यहां मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास हो जाएगा ax is equal to b, जहां a जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, x जो है वो अननोन का एक कॉलम मैट्रिक्स होगा और कैपिटल B का मतलब होगा राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स का एक कॉलम मैट्रिक्स। तो वेयर a is अब कोएफिशिएंट देखो, जितने भी वेरिएबल्स है लेफ्ट हैंड साइड में उनके कोएफिशिएंट्स x y z के कोएफिशिएंट है 1 1 1, तो यहां आया 1 1 1। अब x 2y 3z यहां पे आएगा 1 2 एंड 3 x y z के कोएफिशिएंट्स। एंड देन थर्ड रो में आएगा 1 4 9। तो ये हुआ हमारे पास a। अब कैपिटल X का मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी अननोन्स हैं या जितने वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है सिस्टम के सोल्यूशन के लिए, उन तमाम वेरिएबल्स का एक कॉलम मैट्रिक्स। तो वो होगा हमारे पास x y z। एंड b जो है राइट हैंड साइड की यदि बात की जाए तो हमारे पास 3 4 एंड 6 3 4 एंड 6। तो a हुआ हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अननोन्स के कोएफिशिएंट्स का, एक कैपिटल X हुआ हमारे पास x y z जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है यदि सिस्टम कंसिस्टेंट होता है तो। और b का मतलब जितने भी हमारे पास राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स हैं उन सारे कांस्टेंट्स का है कॉलम मैट्रिक्स। अब स्टेप नंबर 2 हमसे ये कहता है कि हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करना होगा। तो स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है क्या होगा, A सेपरेटेड विथ B। हमने बहुत अच्छे से इसका मीनिंग सीखा है कि दो डिफरेंट मैट्रिक्स की वैल्यूज को एक कॉमन मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और यहां हमको ऑगमेंटेड फॉर्म किसका निकालना है, A और B मैट्रिक्स का। तो A मैट्रिक्स की वैल्यूज को सबसे पहले हम ले लें। तो हमारे पास A की वैल्यूज है 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3, देन 1 4 9 1 4 9। एंड इन वैल्यूज को हम सेपरेट करेंगे B वैल्यूज के साथ। मैट्रिक्स B की वैल्यूज 3 4 एंड 6, तो 3 4 एंड 6। अब देखिए ये हुआ हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB, इसको हम कह सकते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। अब हमें करना क्या होगा, कंसिस्टेंसी चेक करना है, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB की रैंक निकालना है। और रैंक निकालने के लिए हमने कहा था कि हम इकेलॉन फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पे। अब इकेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स हमने बहुत अच्छे से सीखा है लास्ट सेशन में, जिसमें हम डायगोनल को ट्रेस करेंगे और डायगोनल के नीचे के तमाम एलिमेंट्स को रो ऑपरेशन की मदद से जीरो करेंगे। तो इकेलॉन फॉर्म हमको बड़ी आसानी से मिलेगा। हमें यहाँ पे AB मैट्रिक्स के रैंक को फाइंड आउट करना है। अब देखिए जब हम रैंक निकालेंगे
तो बेसिकली अभी तक हम क्या करते थे, किसी एक सिंगल मैट्रिक्स की रैंक निकालते थे। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जब हम रैंक निकालेंगे, दो डिफरेंट मैट्रिक्स की वैल्यू को एक कॉमन मैट्रिक्स में जब हम लिखते हैं, रैंक निकालते हैं, तो इन डॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता है जो मैट्रिक्स को सेपरेट करते हैं। हम हमेशा रैंक निकालने के लिए अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि ये भले ही डॉट लिखे हैं, इनको लिखते चले, बट इनको हम हाइड करके ही मानेंगे। हम मानेंगे ही नहीं कि ये डॉट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप तो इसको 3/4 का एक मैट्रिक्स मानते हुए इसकी रैंक निकालें। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यदि बी को हाइड कर दूंगा तो मुझे ए मैट्रिक्स मिलेगा जो 3/3 का है। यदि मैं ए को हाइड करूंगा तो मुझे बी मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 रो है अपने पास और कॉलम एक, मतलब 3/1। देखिए ए का ऑर्डर अपने पास 3/3 है और बी का ऑर्डर जो है हमारे पास 3/1 का है। जब ए बी की रैंक निकालेंगे तो इन डॉट्स को लिखेंगे जरूर, क्योंकि ए और बी की वैल्यू सेपरेट हो रही है, बट इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे कि ये डॉट यहाँ पे आ रहे हैं, और हम इसको एक कंप्लीट 3/4 का मैट्रिक्स मानते हुए ही इसकी रैंक को फाइंड आउट करेंगे। तो चलो हम मान लें कि ए भी अपने पास 3/4 का एक मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है, डायगोनल ट्रेस करना है, और डायगोनल का मतलब क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 वाली सेल के एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन होती है। अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना है, इकेलॉन फॉर्म को बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस 1 की हेल्प से इस 1 और 1 को जीरो करें। तो ये 1 और ये 1 जो है सेकंड और थर्ड रो में आ रहा है, मतलब ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है हमको R2 और R3 में परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1 विच इज इन फर्स्ट रो। तो अब फर्स्ट रो की मदद से तो ऑपरेशन जो है R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1, R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1, R2 और R3 को R1 की मदद से जीरो करें। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB, इसका पोजीशन जो है वो क्या मिलता है। तो R1 में कोई चेंज नहीं, 1 1 1 सेपरेटेड विद 3। हम इसको पूरा एक 3/4 का मैट्रिक्स ही मानेंगे, डॉट लगाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब R2 में से R1 को माइनस करें तो 1 - 1 हमारे पास हुआ 0, 2 - 1 हुआ हमारे पास 1, 3 - 1 विल बी 2 एंड देन 4 - 3 विल बी 1। देखिए डॉट लगाया, सेपरेशन लगाया, बाकी हमने ऑपरेशन 3/4 मानते हुए ही परफॉर्म कर रहे हैं। R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1, तो इट विल बी 1 - 1 विल बी 0, then 4 - 1 will be 3, 9 - 1 will be 8 and then 6 - 3 will be 3। तो इस प्रकार हमने ये दो ऑपरेशंस लगाए, डायगोनल को चेक किया कि क्या डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हुए। हमने देखा डायगोनल के नीचे दो एलिमेंट जिनके लिए हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन रो का परफॉर्म किया था वो तो जीरो हो गए हैं। अब हमें नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से उसके नीचे जितने जीरो है, जितने एलिमेंट्स है उनको जीरो करना है। तो नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास 1। अब इस 1 की मदद से उसके नीचे जितने नंबर्स होंगे उनको जीरो करें। तो 1 की मदद से हम 3 को जीरो करें। 3 चूंकि थर्ड रो में आ रहा है इसलिए जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो R3 में होगा। R2 की मदद लेनी है क्योंकि जो 1 जिसके माध्यम से जीरो होना है वो सेकंड रो में आ रहा है। तो R3 चेंज इनटू R3 माइनस 3R2। R2 में 3 का मल्टीप्लाई करें और R3 में से माइनस करें। तो देखिए अपने पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB जो है वो कैसा हो जाएगा। R1 में कोई चेंज नहीं, 1 1 1 3, नो चेंज इन R2, 0 1 2 1। अब R3 में जरूर हमने चेंज किया है कि R3 में से हम किसको माइनस करें, 3R2 को। तो R3 अपने पास है 3। अब इस R2 में यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए R2 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो पूरी रो में आप पहले तो 3 का मल्टीप्लाई करो तो R3 माइनस 3 R2। तो R3 की वैल्यू 0 3 8 3 0 3 8 3, ये अपने पास R3 है। इसमें से माइनस करें 3R2 को तो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 1 अपने पास आया 3। अब इसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें। तो देखो वैल्यूज जो है क्या मिलेगी, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 6 अपने पास हुआ 2 और 3 माइनस 3 हुआ अपने पास 0। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने पे थर्ड रो का जो वैल्यू मिलना है हमको वो आ जाएगा 0 0 2 एंड 0। तो इस प्रकार अब फिर डायगोनल को ट्रेस आउट करें और देखें क्या डायगोनल के नीचे तमाम वैल्यूज 0 हो गई। तो डेफिनेटली हमने यहां ऑब्जर्व किया है कि डायगोनल के नीचे की तमाम वैल्यूज जो है वो 0
हो चुकी है, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB जो है उसका इकेलॉन फॉर्म हमको यहाँ पे मिल चुका है। और हम अच्छे से जानते हैं कि इकेलॉन फॉर्म के माध्यम से किसी मैट्रिक्स के रैंक को निकालना कितना आसान होता है। तो अब देखिए इकेलॉन फॉर्म में हमने मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लिया है, तो हम यहाँ पे इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB की रैंक को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देखिए AB मैट्रिक्स का जो रैंक है अब वो कितना हो जाएगा, अब AB मैट्रिक्स का जो रैंक है हमारे पास वो हो जाएगा यहाँ पे नॉन जीरो रो की संख्या। तो इस पूरे मैट्रिक्स को 3/4 का मानते हुए आप देखो कि कितनी नॉन जीरो रो यहाँ पे आपको दिख रही है। तो नॉन जीरो रो मतलब एसी रो जिसमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट आए, जीरो रो मतलब एसी रो जिसमें सारे के सारे जीरो आए। तो यहाँ कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें सारे जीरो हो। हमको ये 1, 2 और 3 रो ऐसी दिख रही जिनमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब नॉन जीरो रो की जो संख्या है यहाँ पे वो हो गई 3। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास आ गई 3। अब हम बात करें ए मैट्रिक्स की रैंक क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या है, क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी जनरेट होगी जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए की रैंक इक्वल हो। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हमने निकाली। अब देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स की रैंक के लिए हमको फिर से अलग से, ऐसा नहीं है कि ये मैट्रिक्स ए है फिर से इसका डायगोनल ट्रेस किया, इकेलॉन फॉर्म बनाया, इसका फिर से मैट्रिक्स निकाले। यहाँ पे इस कंबाइंड मैट्रिक्स में आपको दोनों सहूलियत एक साथ मिलने जा रही है। AB की रैंक हमने निकाला 3/4 का मानते हुए। अब इस AB में देखिए यदि मैं B को हाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, A मैट्रिक्स। तो आप इस B वैल्यू को हाइड कर दें तो आपको क्या मिला, A मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स का इकेलॉन फॉर्म भी अपने पास अवेलेबल है ऑलरेडी। यदि मैं इन B वैल्यूज को हाइड कर दूं तो 1 1 1 0 1 2 0 0 2 ये मैट्रिक्स A का इकेलॉन फॉर्म है। A से लेके B तक पढ़ेंगे तो ये AB का इकेलॉन फॉर्म है। B को हाइड किया, A मिला। A इकेलॉन फॉर्म में अपने पास आया जिसका रैंक अपने को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 नॉन जीरो रो है। यदि A के रेफरेंस में बात करें तो A का रैंक भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इफ यू हाइड B विल गेट द इकेलॉन फॉर्म ऑफ A। और यदि B को अनहाइड करते हैं तो AB का इकेलॉन फॉर्म अपने को देखने को मिल जाता है। तो एक साथ हम दोनों मैट्रिक्स के इकेलॉन फॉर्म यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। AB का रैंक 3 आया, A मैट्रिक्स का रैंक 3 आया। कंसिस्टेंसी की कंडीशन होती है कि दोनों की रैंक यदि इक्वल है तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है। तो डेफिनेटली हम यहां पे कह सकते हैं कि हियर रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू रैंक ऑफ A विच इज 3। तो सिस्टम जो है हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंसी की हमने 2 कंडीशन देखी कि क्या दोनों इक्वल है और यदि इक्वल में नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है या लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल है। ये 2 कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि यदि दोनों मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा, सॉल्यूशन उसका कैसा होगा, यूनिक होगा। और यदि दोनों की रैंक इक्वल है बट वो इक्वल रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, अब जैसे यहाँ पे वेरिएबल की संख्या 3 है और यदि रैंक 3 से छोटी होती तो अपने को जो सोल्यूशन मिलता वो कैसा मिलता, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता। बट चूंकि यहाँ पे दोनों की रैंक इक्वल है, इक्वल रैंक 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो भी कितने हैं, यहाँ पे 3 है। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल्स की संख्या भी 3 है, दोनों मैट्रिक्स की रैंक भी 3 है, कंसिस्टेंसी है सिस्टम की। मींस द सिस्टम इज द सिस्टम इज कंसिस्टेंट and have unique solution यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई है। कंसिस्टेंसी चेक करना हमारे लिए बहुत आसान चीज है। अब हमें ये देखना है कि सिस्टम का जो यूनिक सोल्यूशन है, ये तो हमने चेक किया कि यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, अब वो यूनिक सोल्यूशन क्या है, मतलब x, y और z जो अननोन्स है उनकी वो यूनिक वैल्यूज क्या क्या होती है। तो देखो अब यूनिक सॉल्यूशन निकालना भी हमारे लिए बहुत आसान है कि ये जो फाइनल स्टेप था हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB के इकेलॉन फॉर्म का, यहां पे हम क्या करेंगे, सिस्टम को फिर से रीराइट कर देंगे। ये यदि दिया गया सिस्टम 1 है तो हम इसको कहते हैं सिस्टम नंबर 2 जो मैट्रिक्स फॉर्म था। अब सिस्टम नंबर 2 को यदि हम रीराइट करें तो देखिए अपने को क्या मिलता है, रीराइट सिस्टम 2। अब यदि सिस्टम 2 को हम रीराइट करें तो देखिए क्या मिलेगा। अब रीराइट करने का मतलब क्या, यदि सिस्टम को मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं तो मैट्रिक्स को मैं वापस सिस्टम के फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं। और सिस्टम के फॉर्म में लिखना मतलब
ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। भाई ए बी यदि हमारे पास सिस्टम का ए एक्स बी फॉर्म है तो वापिस ए एक्स बी को हम सिस्टम के फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो इस सिस्टम को 1 1 1 मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होंगे 1 1 1 और आरएचएस क्या होता है हमेशा बी होता है जो कि 3 के इक्वल है। फिर यहाँ पे देखिए 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू हमें कितना मिला 3। फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू 1। तो 0 इंटू एक्स तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू वाई जो है वो वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1 वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1। अब यहां 0x प्लस 0y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो 0x प्लस 0y लिखने की जरूरत नहीं है, 2z इज इक्वल टू 0 हमने डायरेक्टली लिख दिया। मतलब जितना भी a है इनमें आपको क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड, 0x प्लस 1y प्लस 2z, 0x प्लस 0y प्लस 2z इज इक्वल टू 3 1 एंड 0। तो ax इज इक्वल टू b को हमने वापस सिस्टम के फॉर्म में लिखा। अब यहां देखिए ऑलरेडी एलिमिनेशन हो चुका है, एक स्टेप का काम और बाकी है, हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलेगा। थर्ड इक्वेशन से हमको z का वैल्यू मिलेगा, उस z को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखें, y का वैल्यू मिलेगा और उस y और z को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यदि हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको x का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो देखिए वैल्यू क्या मिल रहा है 2z इज इक्वल टू 0 मीन्स z का जो वैल्यू है वो क्या हो गया यहाँ पे 0। अब z इज इक्वल टू 0 यदि मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, z इज इक्वल टू 0 रखा तो y प्लस 0 इज इक्वल टू 1, मतलब y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1। अब y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0 यदि यहाँ पे हम रखें तो y की प्लेस पे हम रखें 1 और z की प्लेस पे रखें 0 तो 1 प्लस 0 मतलब 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो इस प्रकार x, y और z का वैल्यू भी हमें मिल गया और हमने कहा था कि हमारा जो पर्पस है वो क्या है अननोन्स x, y, z की वैल्यू निकालना और x, y, z मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है कैपिटल X। तो कैपिटल X मतलब x, y, z की यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है x का वैल्यू हमारे पास है 2, y का वैल्यू है हमारे पास 1 और z का वैल्यू जो है वो 0 और यही हमारा फाइनल यूनिक सोल्यूशन होगा इस दिए गए सिस्टम का। हम चाहें तो x, y, z की वैल्यू इन तीनों इक्वेशंस में रख के देखें, ये तीन वैल्यूज सिस्टम को जरूर सेटिस्फाई करेगी। x की प्लेस पे 2 रखें तो 2 प्लस y की प्लेस पे 1 3, z की प्लेस पे 0 तो 2 प्लस 1 3, 3 इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन में रखें x प्लस 2y प्लस 3z तो x मतलब 2, y मतलब 1 तो 2 प्लस 2 और z मतलब 0 तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन इसी प्रकार थर्ड में भी यदि हम सब्स्टिट्यूट करके देखें तो बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 अगेन, ठीक है। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से किसी सिस्टम के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, रैंक मैट्रिक्स मेथड। नेक्स्ट सेशन में हम इस पे बेसिक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।